Good morning to dear student. Welcome to EVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today video for the class 8 subject science according to NCERT pattern. The chapter 4th name is metals and non metals. बच्चों इस वीडियो में हम लोग जो है आज जो पढ़ेंगे वो केमिकल नेचर या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर बात करें तो हम लोगों ने मेटल्स के बारे में, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स कौन से एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं स्पीसीज वो मेटल्स कहलाती है, वो डक्टाइल होती है, वो मेलेबल होती है, वो सोनोरस है, वो लस्टरस होती है, गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सो हाई होते हैं, सॉलिड इन नेचर होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में उसके जनरल एक्सेप्शन केसेस हम लोगों ने पढ़े थे। फिर हम लोगों ने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ में हम लोगों ने उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। वहीं दूसरी ओर पर देखा जाए तो नॉन मेटल्स को भी इसी सीक्वेंस में हम लोगों ने पढ़ा था। नॉन मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टी या आप लोग बोल दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी वो हम लोगों ने पढ़ ली थी, जो कि बिल्कुल रिवर्स होती है किसके, मेटल के। आप लोग टेक्स्ट बुक में देखना, नोटबुक में देखोगे तो पता चलेगा कि नॉन मेटल बिल्कुल रिवर्स प्रॉपर्टी बताता है किसके, मेटल्स के। वो भी नॉन डक्टाइल हो जाते हैं। मेटल्स डक्टाइल है तो ये नॉन डक्टाइल हो जाएंगे, मेटल्स अगर लस्टरस है तो ये नॉन लस्टरस हो जाएंगे, लाइक दैट, ठीक है ना। फिर इसी के साथ हम लोगों ने इसके भी कुछ सम एक्सेप्शन केसेस पढ़े थे जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से बिलोंग नहीं करते। फिर आज जो डिस्कशन पॉइंट होगा वो होगा केमिकल नेचर या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि कुछ नॉन मेटल्स किसी और सब्सटेंस के साथ में या किसी और रिएक्टेंट के साथ में रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं या क्या प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नॉन मेटल का नेचर यानी कि नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहला है नॉन मेटल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। हम लोग ऑक्सीजन के रेफरेंस में पढ़ेंगे कि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो देखो बच्चों मैं यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन भी लिख कर बता देता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, कार्बन ले लिया, और कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, और इस नॉन मेटल की मैंने रिएक्शन किसके साथ करवा दी, O2 के साथ में, यानी कि एक गैस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन करा दी तो इन्होंने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना देना है। यहाँ पर क्या बनेगा, CO2 बनेगा, जो कि एक प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। कैसा होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल जब कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ध्यान से सुनना, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, जो कि जनरली नेचर के अंदर कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक इन नेचर का मतलब आप समझ जाइए। एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये एसिडिक नेचर का मतलब क्या हो गया, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड इन कलर, वो रेड कलर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया एसिडिक नेचर। अगर मैं एक और रिएक्शन बनाऊं, ये तो मैंने एक रिएक्शन बनाई कार्बन के साथ में, मैं एक और रिएक्शन बनाता हूँ। जैसे मैंने सल्फर को ले लिया, सल्फर भी एक नॉन मेटल है। सल्फर को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, सल्फर एक नॉन मेटल है, सल्फर को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूँगा तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। ये भी नॉन मेटेलिक होता है, और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। ये भी एसिडिक होता है नेचर के अंदर। अब बात करते हैं, अगर मैं नाइट्रोजन को ले लेता हूँ, नाइट्रोजन को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूँ तो बच्चों इसके बहुत सारे फॉर्म्स मिलेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन वर्सेटाइल होता है नेचर के अंदर। नाइट्रोजन जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्डिंग फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है ऑक्साइड्स का। जैसे यहाँ से NO2 भी बन सकती है, NO भी बन सकती है, N2O5 भी बन सकती है, N2O4 भी बन सकती है, N2O3 भी बन सकती है। इसके बहुत सारे फॉर्म्स आप लोगों को बन सकते हैं, और ये सब ऑक्साइड्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ऑक्साइड्स। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रख लेना कि नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है। ये कई बार आ सकता है, ठीक है ना, पूछ सकते हैं, नॉलेज के लिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर बात करें बच्चों तो मैं आप लोगों को इसी में एक एक्सेप्शन भी पॉइंट भी बताता हूँ, जो कि नोट करने लायक है। नोट करने लायक क्या पॉइंट हो गया, जो CO होता है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है या NO जो होता है, NO को बोला जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड।
ये जो गैसेज होती है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये हमेशा एसिडिक नहीं होती है, ये हमेशा कैसे फॉर्म में होती है, न्यूट्रल इन नेचर। और न्यूट्रल इन नेचर से आप लोग मतलब निकाल दीजिए। न्यूट्रल इन नेचर का मतलब क्या हो गया, ये किसी भी तरह से, चाहे ब्लू लिटमस पेपर हो चाहे रेड लिटमस पेपर हो, ये किसी को किसी में टर्न नहीं करेगी। यानी कि ये नॉन रिएक्ट होती है विथ लिटमस पेपर। ये किसी भी लिटमस पेपर, न्यूट्रल का मतलब ये होता है ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। तो न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, जो या कि वो क्या हो गई है, नॉन रिएक्टिव हो गई है। तो नॉन रिएक्ट विथ क्या हो जाएगी, नॉन रिएक्ट विथ लिटमस पेपर। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। ये पहली रिएक्शन आप लोगों का आई होप समझ में आ गई। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। नॉन मेटल का रिएक्शन, नॉन मेटल का नेचर कैसा होता है, ऑक्सीजन के साथ में, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देती है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना देती है। और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली कैसे होती है नेचर के अंदर, एसिडिक फॉर्म में होती है, जो कि ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है। ठीक है बच्चों, अच्छा फिर उसके बाद में अगर बात करें इसके दूसरा रिएक्शन की बात करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉन मेटल जो होता है वो किसी वाटर के साथ में या स्टीम के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग। सेकंड रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, नॉन मेटल रिएक्शन विथ H2O यानी कि वाटर। जब वाटर के साथ में कोई नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन को पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो देखो, सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई भी एक नॉन मेटल ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पर सल्फर ही ले लिया और सल्फर को मैं वाटर के साथ में रिएक्ट करवा रहा हूँ। सल्फर एक नॉन मेटल है और मैं वाटर के साथ में रिएक्ट करवा रहा हूँ। तो जनरली होता क्या है कि ये रिएक्शन करते ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई रिएक्शन प्लेस होगी ही नहीं, नो रिएक्शन, यानी कि कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना, क्योंकि सल्फर जो होगा वो वाटर में जाने पर क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो सल्फर पानी में जाने पर डिजोल्व हो जाती है, तो रिएक्शन या किसी चीज़ का कोई फॉर्मेशन होता ही नहीं है। ठीक है ना। तो आप लोगों को जनरल साइंस में अगर पढ़ना हो तो क्या पढ़ोगे कि नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ टू द वाटर। आप लोग ओवरऑल रिजल्ट क्या निकालोगे, नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। वो वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, ना किसी चीज़ का कोई फॉर्मेशन करेगा, ना किसी चीज़ का कोई प्रोडक्शन करेगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वाटर जो होता है वो पोलर होता है नेचर के अंदर। वाटर का स्ट्रक्चर अगर देखें तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये देखो यहाँ पर ये वाटर का स्ट्रक्चर होता है जो कि बेंट होता है, वी शेप के अंदर होता है। यहाँ क्या आ जाता है, पार्शली नेगेटिव चार्जेस होते हैं या पार्शली पॉजिटिवली चार्जेस होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये पोलर हो जाता है। और अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये देखो इस तरह से बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ सल्फर है तो सल्फर को तो क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन की प्लेस लेनी पड़ेगी ना। सल्फर हाइड्रोजन की प्लेस लेगा तो होगा, क्योंकि सल्फर खुद नॉन मेटल है, इसके ऊपर खुद के ऊपर भी तो चार्ज नेगेटिव है। तो नेगेटिव के साथ जाकर कैसे कंबाइन होगा, इसलिए यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और आसानी से ये बॉन्ड टूटते नहीं है। यही कारण है कि कोई भी नॉन मेटल जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। चलो इन थर्ड सेंस में हम लोग पढ़ते हैं। तीसरी चीज हम लोग पढ़ लेते हैं कि जब नॉन मेटल किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, नॉन मेटल रिएक्शन विथ, हम किस सेंस में पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड्स। अब ये डाइल्यूट एसिड मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, डाइल्यूट एसिड का मतलब ये होता है जो कि वाटर एडेड होते हैं, जो कि क्या होते हैं, वाटर एडेड। तो हम लोग इसकी रिएक्शन को देखते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी एक नॉन मेटल ले लिया, नॉन मेटल के तौर पर मैंने कार्बन को ले लिया और यहाँ पर मैं किसी डाइल्यूट HCl को यूज ले रहा हूँ, है ना। डाइल्यूट HCl का मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये डाइल्यूट है यानी इसमें वाटर एडेड हुआ है, कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ देखी गई कि ये रिएक्शन होती नहीं है। इट मीन्स इन सेंस ऑफ यू कैन से डैट नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद एनी काइंड ऑफ द डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते नहीं है, ये रिएक्शन नेचर में हैपन ही नहीं होती है। सेम रीजन होगा, अगेन हाइड्रोजन इसमें भी पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव को रिप्लेस नहीं कर सकते। यही कारण होता है कि जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। यहाँ पर भी क्या होगा,
नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। ठीक है बच्चों, तो आप लोग एक बार जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये आप लोगों की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब उसके बाद में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनना। हम लोग कुछ अदर चीज़ों को, अदर फिनोमिनॉन्स को पढ़ेंगे। कुछ अदर प्रोसेस है, कुछ अदर फिनोमिनॉन्स होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड होता है। हम लोग जल्दी से उसको देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल नेचर हो गया नॉन मेटल्स का। अब हम लोग कुछ जनरल फिनोमिनॉन्स देखते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों से रिलेटेड होते हैं। जनरल फिनोमिनॉन्स related to metal and नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल से रिलेटेड कौन कौन से जनरल फिनोमिनॉन्स होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग फिनोमिनॉन की बात करें तो वो होता है कोरोशन। कोरोशन को जनरल सेंस में रस्टिंग भी बोला जाता है, लेकिन रस्टिंग एक स्पेसिफिक पर्पज है। रस्टिंग सिर्फ आयरन के लिए होता है, इसलिए मैं रस्टिंग नहीं बोलकर कोरोशन बोलूंगा। तो कोरोशन एक प्रकार का ऐसा फिनोमिनन होता है या एक ऐसा प्रोसेस है जो कैसे होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। कोरोशन को आप लोग क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ water. This process is called corrosion. और वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कोरोड हो जाएगा। एंड दिस ऑब्जेक्ट बिकम्स कोरोड। वो क्या हो जाएगा? कोरोड हो जाएगा नेचर के अंदर। ध्यान से सुनना बच्चों, वो कोरोड हो गया। अब इसमें मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ। कोरोशन जनरली जंग को बोला जाता है या काट लगने को बोला जाता है। जंग लगना या काट लगना। आप लोगों ने देखा होगा कई बार लोहे की कोई चीज़ लाते हैं या लोहे का कोई स्टैंड लाते हैं या टीवी का कोई स्टैंड लाते हैं, कूलर का कोई स्टैंड लाते हैं, तो हम लोगों ने देखा होगा वो थोड़े समय बाद में वहाँ पर काट लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है? मॉइस्ट एयर आ रही है, यानी कि वाटर और एयर दोनों कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं और वो उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीजन उसकी मेटल की लेयर के अंदर जा रही है। तो मेटल की लेयर के अंदर जाने पर वो उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देती है, खराब करना शुरू कर देती है। इस वजह से मेटल की लेयर बाय लेयर जो होगी वो निकलना शुरू हो जाती है। और जनरल साइंस में आप लोगों को एक पिक्टोरिकल डायग्राम बना के बताता हूँ। देखो ये एक मेटल है, ठीक है। इस मेटल पर क्या हो गया? यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई, यहाँ से वाटर आ गया रेन के फॉर्म में। ऑक्सीजन तो कांटेक्ट में आ सकती है क्योंकि एटमॉस्फेयर में होती है। पानी, सपोज करो कि आप लोग फर्श वगैरह साफ कर रहे थे, पानी ऐसे गिरा दिया, कूलर से पानी टपक गया। पानी कहीं से भी आ सकता है, रेन से आ सकता है ना, बारिश से आ सकता है। तो पानी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट की वजह से ये जो मेटल होगा वो क्या हो जाएगा? इस मेटल को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, ये क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ये देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन। इस मेटल के ऊपर ऑक्सीजन का ऐड हो जाएगा, तो मेटल की ये लेयर बाय लेयर जो होगी, ये देखो ये लेयर, एक एक लेयर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? रिमूव होना शुरू हो जाएगी। जब मेटल की ये लेयर रिमूव होना शुरू हो जाती है विद द कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, इस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है? कोरोशन। क्या बोला जाता है? कोरोशन। अब आप लोगों को पता चला कि कोरोशन के लिए रिक्वायरमेंट चीज क्या होती है। तो यहां पर देखो, रिक्वायरमेंट मटेरियल्स फॉर कोरोशन। कोरोशन के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल्स क्या हो गए? तो कोरोशन के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल्स हो गए हैं, एक तो हो गया है आप लोगों के ऑक्सीजन यानी कि O2, और दूसरा हो गया है कौन सा? वाटर। और अगर आप लोग जनरल साइंस में बोलो इन दोनों को मिक्स करके तो उसको बोल सकते हो मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर में दोनों चीज़ आ गई। मॉइस्ट का मतलब हो गया वाटर भी आ गया, एयर यानी कि ऑक्सीजन भी आ गई, है ना।
तो मॉइस्ट एयर, जनरली मॉइस्ट एयर यानी कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर मेटल जो होते हैं वो उसकी लेयर बाय लेयर डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है और वो कोरोड हो जाता है, यानी कि उसमें क्या लग गया, जंग लग गया। अब मैंने आपको कहा था बच्चों कि कोरोशन को रस्टिंग भी बोला जाता है, वो रस्टिंग किस सेंस में बोला जाता है वो देखिए। रस्टिंग, रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग सिर्फ और सिर्फ आयरन में लगता है। आयरन यानी कि लोहा, लोहा जो होगा उसमें लगेगा, ठीक है ना, Fe बोलते हैं इसको, फेरम। अब लोहे में जंग कैसे लगता है बच्चों, इधर देखो, लोहे में जंग कैसे लगता है उसकी रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ एन आयरन, आयरन में रस्ट कैसे लगता है वो देखिए। जब आयरन जो है वो कांटेक्ट में आ जाए किसके, वाटर के प्लस ऑक्सीजन के, तो वो क्या बना देता है, Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ध्यान से सुनना वापस से, आयरन मेटल है, मेटल जब वाटर और एयर के कांटेक्ट में, मैंने अभी कहा था कोरोशन लगने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक वाटर और एक एयर। जब आयरन जो है यानी कि मेटल जो है वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो उसका आयरन ऑक्साइड बना लेता है, दैट इज बिकम आयरन ऑक्साइड। और यही आयरन ऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल्स वाटर को ऐड कर रहा है, वो यहाँ पर X लिख दिया मैंने, तो ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कहलाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अगर आप लोगों को कोई पूछ ले रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला बताओ तो आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 लिख कर आ जाना, ठीक है बच्चों। अब ये तो हो गई है प्रॉब्लम, क्या इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है क्या, तो उसका भी सेंस ले लेते हैं हम लोग। क्या इस प्रॉब्लम से हम लोग ठीक हो सकते हैं या इस बीमारी से हम लोग बच सकते हैं, तो इस बीमारी से बचा भी जा सकता है। तो देखिए जरा कैसे हम लोग इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोशन, हम लोग कोरोशन से बच भी सकते हैं। कैसे, देखो कुछ फ्यू स्टेप्स अपन लोगों को यूज लेने पड़ेंगे। फ्यू स्टेप्स बोल दीजिए या फ्यू मेथड्स बोल दीजिए, अल्टरनेटिव टेक्निक्स बोल दीजिए, जिसकी वजह से हम लोग कोरोशन से बच सकते हैं। सबसे पहला कौन सा हो सकता है, देखो बच्चों, सबसे पहले जनरल वे में देखा जाए तो पेंटिंग। देखा होगा आप लोगों ने, जब भी कोई आयरन का आर्टिकल है या लोहे की चीज़ें लेकर घर पे लेकर आता है तो पहले उसको जाली वगैरह हो गया तो काट कलर से हम लोग उसको पेंट करते हैं। पहले सबसे पहले पेंट किया जाता है। पेंटिंग से क्या होता है, पेंटिंग से प्रिवेंशन हो जाता है, मेटल के ऊपर खुद की एक उसकी क्या आ जाती है, लेयर आ जाती है, जो उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देती है, तो डिकम्पोज नहीं होगा तो वो प्रिवेंट हो जाएगी। तो पेंटिंग। दूसरा जो हो जाएगा, ये पेंटिंग वो पेंटिंग नहीं है ना, कलरिंग है, पेंटिंग मतलब पेंट करना। अच्छा, फिर उसके बाद में हो जाएगा ग्रीजिंग, ग्रीस करके भी किया जा सकता है, क्योंकि ग्रीस एक लुब्रिकेटिंग का काम करेगा। तो लुब्रिकेंट का मतलब ये हो गया कि वो ऑक्सीजन को आने ही नहीं दे रहा है, वाटर को आने ही नहीं दे रहा है, लुब्रिकेंट कर रहा है, बचा रहा है ना। जैसे अभी मुझे ठंड नहीं लग रही तो ठंड से कौन बचा रहा है मुझे, ये स्वेटर बचा रहा है, जैकेट बचा रहा है, तो एक लेयर आ जाएगी उसके ऊपर। अच्छा, फिर उसके बाद में अगर और बात करें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर कोई मेटल पड़ा है आपके पास में, ये देखो ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, इस मेटल के ऊपर एक और कोई भी मेटल भी चिपकाया जा सकता है बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इस पर इलेक्ट्रिसिटी टर्मिनल से लगा के इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के क्या किया जा सकता है, इस मेटल को मेल्ट करके यहाँ पर चिपकाया जा सकता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी आर मेक एंड अटैच द प्लेट ऑन टू द अनदर मेटल। आप लोग जो भी डिजायर्ड मेटल है, आप लोग जिसको बचाना चाहते हो, उसके ऊपर दूसरे मेटल को चिपकाया जा सकता है। कब, जब ऊपर वाला जो मेटल होगा, सपोज करो कि आपको इसको बचाना है, ये आपका आयरन है और ये कॉपर है, तो कॉपर को आप लोगों ने इसके ऊपर चिपका दिया, क्या पास करके एक टर्मिनल डाला और एक सर्किट बनाया, सर्किट से आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई और कॉपर धीरे धीरे मेल्ट होता गया और इसके ऊपर डिपॉजिट होता गया। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फोर्थ अगर बात करें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, ग्रीजिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, और एलोइंग। एलोइंग भी होता है, एलोइंग से भी आप लोग जो है अपने मटेरियल्स को बचा सकते हो। अभी एलोइंग क्या होता है, एलोइंग का मतलब होता है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा ब्रास वगैरह देखा होगा, कांसा वगैरह, ब्रॉन्ज वगैरह, पीतल वगैरह देखा होगा, ब्रॉन्ज। तो ब्रास और ब्रॉन्ज क्या होते हैं, ये एक्चुअली एलॉय है, ये होमोजीनियसली अरेंज होते हैं दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के, है ना, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के अरेंजमेंट होता है। जैसे ब्रास की मैं बात करूँ तो ब्रास में कॉपर और जिंक दोनों होते हैं, ब्रॉन्ज की मैं बात करूँ तो कॉपर और टिन दोनों होते हैं,
तो कॉपर और टिन होमोजीनियसली अरेंजमेंट है। होमोजीनियसली मतलब हो गया कि ये 70% हो गया तो ये 30% हो गया, एक होमोजीनियस हो गया, फिक्स हो गया ना, पता चल गया भाई इतना अमाउंट ही चाहिए। तो एक होमोजीनियसली अरेंजमेंट करके भी दो मेटल्स को एक होमोजीनियसली यानी कि समान मात्रा में लेकर भी आप लोग जो है वो कोरोशन से उसको क्या कर सकते हो, बचा सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ मेथड्स हो गए जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं। एक और मेथड भी होता है, आपके सिलेबस में भी है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये जो आप लोगों के पास में मेटल है या आयरन का है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जिंक की एक थिक लेयर लगा देना है, जिंक, ओनली फॉर जिंक, क्योंकि जिंक ऑक्साइड जो होता है वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता। जिंक के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड कभी भी डिकम्पोज नहीं होते हैं। अगर मान लो इनके ऊपर लग भी जाती है ऑक्सीजन तो भी ये डिकम्पोज नहीं होते। तो जिंक लॉन्ग लास्टिक होता है, इसलिए जिंक की स्पेसिफिक लेयर को प्रोटेक्शन की तरह, एक कवच की तरह आयरन के ऊपर लगा दिया जाता है चारों तरफ। उस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो कौन कौन से मेथड्स हो गए कोरोशन से बचने के, पेंटिंग, ग्रीजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एलोइंग और गैल्वेनाइजेशन। आप लोग एक बार इसको नोट करो, डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता देती है। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो मैं आप लोगों को और जनरल फिनोमिनॉन्स बताऊंगा मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, ठीक है बच्चों। एक बार जल्दी से इसको नोट कर दीजिए।